Good morning, students. Now, today we are going to start elasticity of demand. Now, in the previous class, we have learned the shifting in demand curve and movement along the demand curve. With the help of graph, we have seen how shifting of demand curve and movement along the demand curve are two different concepts. Now, today the most important topic of the demand is elasticity of demand that we are going to discuss. So it is very important topic, and often numerical questions are asked from this topic in the examination, and for the view of concept also, for the view of concept in microeconomics, elasticity of demand plays a vital role. Elasticity of demand plays an important role. So we are going to discuss elasticity of demand. लेकिन elasticity of demand आखिर में होता क्या है, ये जानना जरूरी है. क्या होता है कि हम लोग जो पढ़े हैं उसमें ये पढ़े हैं, जनरली हम लॉ ऑफ डिमांड की बात कर रहे हैं. लॉ ऑफ डिमांड में हम लोग ये पढ़े हैं कि जब प्राइस इंक्रीज होता है तो डिमांड डिक्रीज होता है, और जब प्राइस डिक्रीज होता है या फॉल करता है तो डिमांड आपको इंक्रीज करता है. ठीक है, तो ये हम लोग डिमांड का कॉन्सेप्ट में इस चीज़ को पढ़ें. लेकिन लॉ ऑफ डिमांड ये नहीं बताता है कि कितना प्राइस इंक्रीज किया और उसका इफ़ेक्ट में कितना डिमांड जो है डिक्रीज हुआ. लॉ ऑफ डिमांड ये नहीं बताता है कि कितना परसेंट डिमांड जो है इंक्रीज या डिक्रीज हुआ प्राइस का चेंज होने से. तो इस चीज़ को यदि हम लोग मेजर करते हैं इकोनॉमिक्स में, तो उसके लिए इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है ये इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है. तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में हम लोग मैथमेटिकल टूल्स को यूज करते हैं, इसीलिए मैथमेटिक्स का जो है आपको एक इम्पॉर्टेंट रोल है इकोनॉमिक्स में भी, और इसीलिए हम लोग स्टैटिस्टिक्स भी पढ़ते हैं, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स का यूज जो है हम लोग इकोनॉमिक्स में करते हैं. तो हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग डिमांड को मेजर कर सकते हैं कि कितना चेंज हो रहा है, मीन्स चेंज इन डिमांड को हम लोग कैसे मेजर कर सकते हैं. तो उसको हम लोग इस टॉपिक में आज देखेंगे. सो द लॉ ऑफ डिमांड गिव्स अस द डायरेक्शन ऑफ चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड एज अ रिजल्ट ऑफ अ चेंज इन प्राइस. ठीक है, सो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आपको क्या बताता है? द डायरेक्शन ऑफ चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड एज रिजल्ट ऑफ चेंज इन प्राइस. आपको याद रखना है कि यहाँ पे प्राइस में चेंज होने से डिमांड पे क्या असर पड़ता है, उसको हम लोग पढ़ते हैं. लॉ ऑफ डिमांड में भी हम लोग यही पढ़ते हैं कि यदि प्राइस में चेंज हो रहा है तो डिमांड पे उसका क्या असर पड़ता है. हम लोग ये नहीं पढ़ते हैं कि डिमांड में यदि चेंज हो रहा है तो प्राइस पे क्या असर पड़ेगा. यह आपको कन्फ्यूजन जो है दिमाग से हटा लेना है. यहाँ पे वाइस वर्सा नहीं होता है कि प्राइस चेंज हो रहा है तो डिमांड पे क्या असर पड़ा, डिमांड यदि चेंज हो रहा है तो प्राइस पे क्या असर पड़ा. तो डिमांड में जो चेंज हो रहा है तो प्राइस पे क्या असर पड़ा, उसको हम लोग लॉ ऑफ डिमांड में नहीं पढ़ते हैं. तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि प्राइस में चेंज होने से डिमांड में कितना चेंज होता है. मैग्नीट्यूड को हम लोग मेजर करेंगे, मैग्नीट्यूड को, या फिर डायरेक्शन को, कि कम हो रहा है कि बढ़ रहा है. इट डज नॉट स्पेसिफाई द मैग्नीट्यूड ऑफ चेंजेस. यस, लॉ ऑफ डिमांड में क्या बोलता है? लॉ ऑफ डिमांड में आपको मैग्नीट्यूड को आपको स्पेसिफाई नहीं करता है कि कितना मैग्नीट्यूड जो है चेंज हो रहा है, कितना चेंज हो रहा है, क्या साइज है, क्या क्वांटिटी है, उस क्वांटिटी को जो है आपको पता नहीं चलता है. इसको हम लोग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में पढ़ेंगे. The concept of elasticity of demand was developed to measure the magnitude of change in the quantity demanded. और जैसा कि हम लोग देखें कि लॉ ऑफ डिमांड में आपको जो चेंज हो रहा था क्वांटिटी, आपको प्राइस का चेंज होने से, तो वहाँ पे आपको कितना चेंज हो रहा है, क्या क्वांटिटी चेंज हो रहा है, वो हम लोग लॉ ऑफ डिमांड में नहीं पढ़ते थे. तो उसको हम लोग क्वांटिटी को हम लोग मेजर यहाँ पर करेंगे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में. ठीक है, तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड का मतलब क्या है? मैग्नीट्यूड का मतलब है साइज. ठीक है, क्वांटिटी.
द कॉन्सेप्ट वाज डेवलप्ड बाय प्रोफेसर मार्शल। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का जो कॉन्सेप्ट है वो किसके द्वारा डेवलप किया गया था? ये आपको डेवलप किया गया था प्रोफेसर मार्शल के द्वारा। नाउ व्हाट इज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड? इलास्टिसिटी डिमांड आपको क्या है? इट रेफर्स टू द परसेंटेज चेंज इन डिमांड फॉर अ कमोडिटी with respect to percentage change in any of the factors affecting demand for that commodity। Now elasticity of demand आखिर में है क्या? इसको हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे? तो आप इस तरह से इसको डिफाइन कर सकते हैं कि इट रेफर्स टू द परसेंटेज चेंज इन डिमांड। डिमांड में कितना परसेंट चेंज हुआ, ठीक है, 5% चेंज हुआ या फिर 10% चेंज हुआ, कितना परसेंट चेंज हुआ with respect to percentage change in any of the factors affecting demand for that commodity। तो डिमांड में कितना परसेंट चेंज हुआ और ऐसा फैक्टर्स जिससे डिमांड पे असर पड़ रहा है उसमें कितना आपको चेंज हुआ। तो मान लो कि एक प्राइस है, मान लो कि प्राइस एक ऐसा फैक्टर है जिससे डिमांड चेंज होता है। हम लोग लॉ ऑफ डिमांड में पढ़े कि प्राइस बढ़ने से डिमांड कम हो जाता है और प्राइस घटने से डिमांड बढ़ जाता है। इस चीज़ को हम लोग पढ़े हैं। तो प्राइस में चेंज होने से डिमांड कितना चेंज होगा, इसको जो हम लोग मेजर करते हैं उसी को बोलते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। और यहाँ पे चूंकि प्राइस की बात कर रहे हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल आपको हम बताना चाह रहे हैं यहाँ पे कि मान लीजिए कि प्राइस जो है 5% चेंज हो गया। किसका? तो मान लो एक एप्पल का प्राइस जो है मार्केट में 5% बढ़ गया, इंक्रीज हो गया, ठीक है। आप डेली एप्पल खरीदते हैं मार्केट जा कर के, तो 5% जो है प्राइस बढ़ गया, महंगाई हो गया। और उसका असर क्या हुआ कि एप्पल का खरीद में जो है आपको 10% आपको कम हो गया, फॉल किया, यानी कि 10% जो है बिक्री कम हो गया। यदि पहले आपको 100 एप्पल बिक्री हो रहा था तो अब जो है 90 हो रहा है, ठीक है। यदि पहले 100 एप्पल का बिक्री हो रहा था तो अब 90 हो रहा है, 10% कम हो गया। क्यों 10% कम हो गया? क्योंकि 5% एप्पल का प्राइस आपको ऊपर चला गया। तो इसको जो हम लोग मेजर करते हैं कि कितना चेंज हुआ है वो हम लोग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से मेजर करेंगे। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आपको 3 टाइप्स का होता है: प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। हम लोग का सिलेबस जो है वो केवल प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, यानी कि हम लोग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड केवल क्लास 11th में पढ़ेंगे। बाकी जो है क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ये हम लोग नहीं पढ़ेंगे। लेकिन आपको यहाँ पे समझ सकते हैं कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है। तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को हम लोग, इसका फार्मूला को हम लोग आगे डिस्कस करेंगे आज। लेकिन क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है इसको जानना जरूरी है। क्रॉस इलास्टिसिटी डिमांड में क्या होता है कि जब आपको प्राइस कोई रिलेटेड गुड्स का यदि चेंज होता है, ठीक है, तो उससे किसी भी गुड्स के डिमांड के ऊपर में क्या असर पड़ता है, ठीक है। जैसे टी एंड कॉफ़ी ले लीजिए आप। टी एंड कॉफ़ी जो है दोनों आपको रिलेटेड गुड्स है, रिलेटेड है, ठीक है। तो टी का यदि प्राइस बढ़ गया, तो कॉफ़ी का डिमांड के ऊपर में क्या असर पड़ेगा? तो कॉफ़ी का डिमांड बढ़ जाएगा, क्योंकि टी का प्राइस बढ़ जाने से यदि टी का कीमत बढ़ गया तो अब आदमी टी नहीं खरीदेगा बल्कि कॉफ़ी खरीदेगा, ठीक है। तो ये दोनों रिलेटेड गुड्स है। तो रिलेटेड गुड्स भी 2 तरह का होता है, कम्प्लीमेंट्री गुड्स एंड सब्स्टिट्यूट गुड्स, ठीक है। कम्प्लीमेंट्री गुड्स उस गुड्स को बोलते हैं जो एक दूसरा का कम्प्लीमेंट है, यानी कि एक को खरीदते हैं तो दूसरा को भी खरीदना पड़ता है। जैसे शू एंड लेस है, ठीक है। जैसे शू एंड सॉक्स है, जूता एंड मोजा है। जैसे पेन एंड इंक है, ठीक है। तो ये सब क्या है? ये सब कम्प्लीमेंट्री गुड्स है। सब्स्टिट्यूट गुड्स कौन हुआ? टी एंड कॉफ़ी, जिसको हम लोग सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, यानी कि एक के बदला में दूसरा को हम लोग यूज कर सकते हैं, एक के जगह पे दूसरा को हम लोग यूज करके काम चला सकते हैं।
तो हम लोग यहाँ पे देखें तो इसको बोलते हैं क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, यानी कि टी का यदि प्राइस चेंज हो रहा है तो कॉफ़ी का डिमांड पे क्या असर पड़ रहा है, या फिर यदि कॉफ़ी का प्राइस चेंज हो रहा है तो टी का डिमांड पे क्या असर पड़ रहा है। इसको हम बोलते हैं क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो तीसरा जो है वो आपको है इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब हुआ कि इनकम चेंज होने से डिमांड के ऊपर में क्या असर पड़ता है। यदि किसी का इनकम यदि बढ़ गया, इंक्रीज हो गया, तो डिमांड पे क्या असर पड़ेगा। हम सभी जानते हैं उसका डिमांड जो है बढ़ेगा। तो कितना इनकम चेंज हुआ एंड कितना जो है डिमांड आपको चेंज हुआ, तो इसको जो मेजर किया जाता है उसको किससे मेजर किया जाता है, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। जो फार्मूला है वो तीनों का लगभग एक ही तरह का फार्मूला है, ठीक है। केवल आपको यहाँ पे वैल्यूज चेंज हो जाता है और थोड़ा सा यहाँ पे आपको एलिमेंट्स चेंज हो जाता है, बाकी जो है आपको फार्मूला लगभग सेम है। तो हम लोग बाकी को हम लोग पढ़ेंगे नहीं, हम लोग केवल प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को पढ़ने जा रहे हैं। उसका हम लोग फार्मूला देते हैं और उसके बाद फिर न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। Now, price elasticity of demand. Price elasticity of demand means the degree of responsiveness of demand for a commodity with reference to change in the price of such commodity. So, elasticity of demand equal to percentage change in demand divided by percentage change in price. ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मीन्स द डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ डिमांड, मतलब कितना रिस्पॉन्स करे है। डिग्री मतलब यहाँ पे आपको वैल्यू की बात करें कि कितना जो है आपको डिमांड जो है उसका कितना मैग्नीट्यूड, कितना साइज जो है वो चेंज हो रहा है डिमांड का, ठीक है। विथ रेफरेंस टू चेंज इन द प्राइस ऑफ सच कमोडिटी, किसी कमोडिटी का प्राइस चेंज होने से डिमांड कितना रिस्पॉन्स दे रहा है, डिमांड में कितना चेंजेज आ रहा है, क्या क्वांटिटी उसका चेंज हो रहा है, कितना परसेंट वो चेंज हो रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। यहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो हम बात करेंगे तो उसका मतलब आप समझ जाइएगा कि हम प्राइस इलास्टिसिटी का बात करते हैं, क्योंकि हम लोग जो है प्राइस इलास्टिसिटी ही पढ़ने जा रहे हैं। हम लोग इनकम इलास्टिसिटी या क्रॉस इलास्टिसिटी हम लोग पढ़ने नहीं जा रहे हैं। तो सिंपल सा फार्मूला आपको याद रखना है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन डिमांड डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। यदि आपको दोनों चीज़ पता रहेगा तो आसानी से आप प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फाइंड कर सकते हैं। चलिए, अब दो मेथड है, जो आपको मेथड है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड या प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को फाइंड करने का दो मेथड्स है। पहला है परसेंटेज मेथड, दूसरा है प्रोपोर्शनेट मेथड। तो एक एक करके दोनों फार्मूला को हम लोग देखते हैं। ना परसेंटेज मेथड में बहुत ही सिंपल है, जो हम लोग प्रीवियस स्लाइड में देख चुके हैं कि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। यदि आपको दोनों पता है तो आसानी से आप इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकाल सकते हैं कि कितना परसेंट डिमांड चेंज हुआ और कितना परसेंट प्राइस चेंज हुआ। यदि दोनों मालूम है तो ऊपर में डिमांड को आप देंगे, नीचे में प्राइस को देंगे, तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पता चल जाएगा। अब यह है कि कभी कभी क्या होता है, क्वेश्चन में परसेंटेज दिया हुआ नहीं रहेगा डायरेक्टली, ठीक है। तो उस केस में आप कैसे निकालेंगे, तो उसको देख लीजिए। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड कैसे निकालेंगे, तो चेंज इन क्वांटिटी, जिसको हम लोग डेल्टा क्यू बोलते हैं, डिवाइड बाय इनिशियल क्वांटिटी इनटू 100। जैसे मान लीजिए कि पहले जो है 10 एप्पल खरीदते थे, ठीक है। जैसे ही प्राइस आपको इंक्रीज कर गया तो अब केवल 5 एप्पल खरीद रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे चेंज इन क्वांटिटी कितना हो गया, 10 - 5, तो 10 - 5 इक्वल टू 5 हो गया, डिवाइड बाय, ठीक है, इनिशियल क्वांटिटी कितना था, 10 था, तो 5/10 इंटू 100 कर दो, तो 10 10 जा 100, ठीक है। तो कितना हो गया, 10 इंटू 5 इक्वल टू 50, यानी कि कितना परसेंट चेंज हुआ, 50% चेंज हुआ। 50% जो है आपको एप्पल का डिमांड कम हो गया, ठीक है। इस तरह से आप निकाल सकते हैं। उसी तरह से आप प्राइस को भी निकाल सकते हैं। प्राइस को कैसे निकालेंगे, परसेंटेज फॉर्म में, तो चेंज इन प्राइस डिवाइड बाय ओरिजिनल प्राइस इंटू 100। तो मान लीजिए यदि पहले प्राइस जो है एप्पल का आपको 5 रुपया था
उसके बाद आपको एप्पल का प्राइस हो गया मान लीजिए 20 रुपया, ठीक है। तो कितना परसेंट चेंज हुआ एप्पल का प्राइस? बहुत ही सिंपल है, सबसे पहले डेल्टा पी निकालेंगे। डेल्टा पी कैसे निकालेंगे? तो 20 - 5 यानी कि 15 डिवाइड बाई ओरिजिनल प्राइस क्या था? पहले का प्राइस 5 रुपया था, तो 5 × 100 कर देंगे। तो 5 20 जा 100, तो 20 × 15 कितना हो गया? 300। 300%, ठीक है, 300% जो है इसका कीमत बढ़ गया। तो इस तरह से हम लोग जो है पता कर सकते हैं। ना एक क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। ना इफ प्राइस इंक्रीजेज बाय 10%, द क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीजेज बाय 20%, फाइंड प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये बहुत ही सिंपल है। इसमें क्या बोल रहा है कि प्राइस जो है 10% इंक्रीज किया कोई भी चीज़ का, एप्पल ले लीजिए या फिर ऑरेंज ले लीजिए या फिर आप एक फ़ैन ले लीजिए, टेलीविज़न ले लीजिए, कंप्यूटर, मोबाइल, कुछ भी ले लीजिए, कि प्राइस जो है 10% इंक्रीज हो गया, बढ़ गया। द क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीजेज बाय 20%। उसका परिणाम क्या हुआ? चूंकि प्राइस बढ़ेगा तो उसका डिमांड पे असर तो होना ही है। हम लोग लॉ ऑफ डिमांड पढ़ चुके हैं इकोनॉमिक्स में। तो द क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीजेज बाय 20%, तो 10% प्राइस बढ़ने से आपको 20% क्या हुआ? डिमांड कम हो गया, डिक्रीज हो गया। तो फाइंड प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। बहुत ही सिंपल है, इसको कैसे निकालेंगे? सो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो 20% डिवाइड बाय 10% इक्वल टू 2। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितना हो गया? इलास्टिसिटी डिमांड हो गया 2। आपको एक चीज़ याद रखना है कि यदि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आपको माइनस में आ जा रहा है तो माइनस को आपको इग्नोर कर देना। रिजल्ट में जो माइनस आएगा उसको इग्नोर कर देना है, ठीक है। क्योंकि प्राइस एंड डिमांड के बीच में जो आपको रिलेशन वो इन्वर्स टाइप का, यदि प्राइस बढ़ता है तो डिमांड कम होता है, प्राइस घटता है डिमांड बढ़ता है। इसीलिए इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में जनरली आपको प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में जनरली आपको वैल्यू निगेटिव में आता है, लेकिन निगेटिव को यहाँ पे आपको इग्नोर कर देना है, ठीक है। नो नेक्स्ट है प्रोपोर्शनेट मेथड। तो दोनों मेथड से आप जो है सॉल्व कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि आपके सामने जो प्रॉब्लम है वो किस टाइप का है, क्या क्या वैल्यू दिया है। यदि परसेंटेज डायरेक्टली दिया हुआ है तो परसेंटेज मेथड का यूज करके आप सॉल्व कर सकते हैं। यदि परसेंटेज नहीं दिया हुआ है तो आप जो है प्रोपोर्शनेट मेथड का यूज करेंगे। इसका फार्मूला क्या है? इसका जो फार्मूला है वो आप ये है, डेल्टा क्यू बाय डेल्टा पी इंटू पी बाय क्यू। इस फार्मूला को आपको याद रखना है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला है। ये दोनों फार्मूला जो है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको भूलना नहीं है। आप इसको जो है याद रखेंगे। तो क्या है फार्मूला? डेल्टा क्यू डिवाइड बाय डेल्टा पी, डेल्टा क्यू डिवाइड डेल्टा पी इंटू पी बाय क्यू, ठीक है। ये दोनों आपको, तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि डेल्टा क्यू क्या है? डेल्टा क्यू है चेंज इन क्वांटिटी, कितना क्वांटिटी चेंज हुआ। डेल्टा पी क्या है? चेंज इन प्राइस, कितना प्राइस पहले था अब कितना प्राइस हो गया। तो डेल्टा पी हो गया चेंज इन प्राइस। पी क्या हुआ? पी हो गया इनिशियल प्राइस, स्टार्टिंग का प्राइस, इनिशियल प्राइस। इनिशियल प्राइस इसका मतलब क्या हो? यदि एप्पल का प्राइस पहले 5 रुपया था और फिर हो गया 10 रुपया, तो यहाँ पे इनिशियल प्राइस क्या हुआ? 5 रुपया। 5 रुपया हुआ कि स्टार्टिंग में वो 5 रुपया था, तो पी का वैल्यू हो गया 5। डेल्टा क्यू क्या हुआ? आपको इनिशियल क्वांटिटी हुआ कि पहले कितना खरीदा जाता था। तो मान लो कि यदि एप्पल का कीमत 5 रुपया था तो 20 एप्पल खरीदते थे, ठीक है। तो 20 हो गया आपको इनिशियल क्वांटिटी, ठीक है। तो इनिशियल प्राइस पी, इनिशियल क्वांटिटी क्यू हो गया। डेल्टा क्यू कितना चेंज हुआ क्वांटिटी में, और डेल्टा पी कितना प्राइस में चेंज हुआ। तो इस फार्मूला को आप याद रखेंगे। क्या है? प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल टू क्या है फार्मूला? डेल्टा क्यू बाय डेल्टा पी इंटू पी बाय क्यू। अब एक हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं ताकि हम लोग को अच्छा समझ में आ जाए। व्हेन प्राइस ऑफ एन एप्पल इंक्रीजेज फ्रॉम ₹5 to ₹10, इट्स डिमांड फेल डाउन फ्रॉम 20 to 15, फाइंड प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है। नौ देखिए इनिशियल प्राइस कितना है? 5 रुपया पहले था, ठीक है। याद रखना है कि P1 का वैल्यू क्या है? 5 रुपया, या फिर P का वैल्यू 5 रुपया है। और आपको
डिमांड पहले कितना था 20 था, तो Q क्या हो गया, Q1 हो गया 20, ठीक है। बाद में कितना हो गया 15 रुपया, सॉरी 15 एप्पल हो गया डिमांड। क्यों 15 एप्पल हो गया, क्योंकि प्राइस बढ़ गया, प्राइस पहले 5 था 10 हो गया, तो प्राइस बढ़ने से डिमांड 20 से 15 पे आ गया। तो डेल्टा पी कितना हुआ, डेल्टा पी यानी कि प्राइस में कितना चेंज हुआ, तो प्राइस में 5 रुपया चेंज हुआ, क्योंकि पहले था 5 और बाद में हुआ 10, तो दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, दोनों के बीच में डिफरेंस है 5 का, तो डेल्टा पी हो गया 5। उसके बाद आप डेल्टा क्यू देखिए, पहले था 20 और बाद में हुआ 15, तो डेल्टा क्यू कितना हो गया 20 माइनस 15 5, ये भी 5 हो गया। अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं आगे। सो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल टू डेल्टा क्यू बाई डेल्टा पी इंटू P1 बाई Q1। सभी का वैल्यू आप डाल दीजिए। डेल्टा क्यू का वैल्यू हम देखे थे 5 था, डेल्टा पी का भी वैल्यू 5 था, P1 का वैल्यू 5 था, Q1 का वैल्यू 20 था, ठीक है। तो 5/5 ये हो गया 1, तो 1 हो गया इंटू 5/20, 5/20 का वैल्यू आपको 1/4 हुआ, यानी कि 0.25, ठीक है। तो 0.25 इसका आंसर हो गया। तो ये हम लोग देखे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बारे में। हम लोग इसका कुछ न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। दिस इज ऑल अबाउट टुडेज क्लास। थैंक यू।